हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री एवं शहरी विकास मंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे भाई विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे साथी यूनिवर्सिटी टाइम से जब मैं पढ़ता था, एनएसयूआई के समय से अपना राजनीतिक जीवन शुरू करते करते मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शेषराम आजाद जी, हमारे साथी जो विधानसभा में हमारे साथ थे, किशोरी लाल जी, देवेंद्र कांत जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपिंदर मिश्रा जी, परसराम जो यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े थे, हमारे साथी बंसी लाल जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और पंकज परमार जी चेयरमैन जिला परिषद कुल्लू, सभी आनी की बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, 40 साल पहले जब मैं 17 साल की उम्र का था, मैंने छात्र राजनीति से कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। शिमला में पढ़ता था और शिमला में पढ़ाई के दौरान राजनीति लोगों की सेवा करनी, और जैसे जैसे मैं राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता गया, उस महान कांग्रेस पार्टी ने मुझे एनएसयूआई का स्टेट का अध्यक्ष बनाया, मुझे युवा कांग्रेस का स्टेट का अध्यक्ष बनाया, मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टेट का अध्यक्ष बनाया। 11 दिसंबर 2023 को अपने जीवन के 40 साल राजनीतिक जीवन के पूरा करने के बाद उस महान कांग्रेस पार्टी ने एक आप जैसे परिवार से निकला व्यक्ति, जिसके परिवार में कभी कोई ना विधायक रहा, ना कोई मंत्री रहा, किसान परिवार कर्मचारी का बेटा 11 दिसंबर 2023 को ऐतिहासिक रिज मैदान में शपथ लेता है, तो मन में सिर्फ एक विचार आता है कि जो कांग्रेस पार्टी 40 साल से मुझे जो जिस भी यौवन जीवन में गया, चाहे छात्र जीवन में गया, मुझे प्रदेश का अध्यक्ष का मौका मिला, अब मुझे राज्य चलाने का मौका इस महान कांग्रेस पार्टी ने दिया। सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें होती है, आशाएं होती है, और आपने देखा होगा कि मैंने हर एक नारे में कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। इस दिशा से मैं सोचते सोचते आगे बढ़ा। अधिकारियों ने जब मुझे जानकारी दी कि ये प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, हमारे खजाने भारतीय जनता पार्टी की नेताओं द्वारा, जो पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, इतनी घोषणाएं कर दी, उनको अमली जामा नहीं बनाया गया, लेकिन खजाने को बुरी तरह लूटा गया है। अगर इस खजाने को, हिमाचल प्रदेश के लोगों के पैसे को अगर नहीं बचाया गया, तो भविष्य में हिमाचल प्रदेश कंगाल हो जाएगा। 1 महीने तक मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया, और 1 महीने के अंदर मैंने फैसला किया कि जो आम जनता का पैसा है वो आम लोगों के पास पहुंचना चाहिए, और मैंने इस दृष्टि से काम करना शुरू किया। मैंने उन सभी भ्रष्टाचार के चोर दरवाजों को बंद करने की कोशिश की, कुछ सफलता मिली और कुछ आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी, और धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आने लगी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता पर, जो 75 लाख की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की है, हमारे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जब विधानसभा के पटल पर व्हाइट पेपर रखा, उसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति पर बेटा या बेटी है 1,03,000 रुपए का कर्जा
आप पर चढ़ा हुआ है। 10,000 करोड़ की सरकारी कर्मचारियों की लायबिलिटी थी। मैंने उस सब चीजों को सोचा और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम लग पड़े। ये हमारी सरकार को एक महीने बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। जो प्रदेश आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहा हो, जहां राज्य का खर्चा चलाने के लिए पैसे तक ना हो, हर महीने हर दिन की लायबिलिटी तक ना हो, उस अर्थव्यवस्था को दूर करने के लिए मैं रात के 2-2 बजे तक सचिवालय के कार्यालय में काम करता रहा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, वही अधिकारी है जो हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में बैठते हैं। उनके समय कई सरकारें आती है, कई मुख्यमंत्री आते हैं, कई मंत्रिमंडल के सदस्य आते हैं। हमने कहा कि इस प्रदेश की विकास गाथा में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का विशेष योगदान है और हम चाहते तो कई योजनाएं 2026 में लागू करते विधानसभा चुनावों के पहले, लेकिन मेरे मन में ऐसा सेवा भाव नहीं था। मैंने कहा 1,36,000 जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, जो हमने उन्हें वादा किया है, हमने उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। ये हमारी पहली गारंटी थी। अब 1,36,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित हुए, लेकिन हमारी सरकार का अंशदान और सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का अंशदान आज भी 9,000 करोड़ के अंदर सरकार के पास पड़ा है। और जयराम ठाकुर और उनकी टीम जाकर सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का जो अंशदान उनके पास पड़ा है, उसको बार बार रुकवा रही है। यह भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने ओपीएस दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर उस ओपीएस की नोटिफिकेशन को वापस कर दिया। पहली ही कैबिनेट में हमने पहली ही कैबिनेट में राजनीतिक लाभ ना देते हुए सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस दिया और उनका बुढ़ापा सुरक्षित किया। धीरे धीरे हम इस चीज से आगे बढ़ रहे थे। अभी हमारी सरकार का कार्यकाल सिर्फ 15 महीने का हुआ है और मैं जब जनता की अदालत में जाता हूं तो मैं अपने 15 महीने का हिसाब आपके पास रखना चाहता हूं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। सरकार के 6 महीने बीत गए। इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, इतनी अत्यधिक बारिश हमारे जीवन काल में हमने पहले कभी नहीं देखी होगी। 7 जुलाई को 2023 को पूरे कुल्लू जिले में इतनी अत्यधिक बारिश हुई, रास्ते टूट गए, पानी की पीने की स्कीमें बह गई, बिजली गुल हो गई। और कुल्लू जिला में 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि हर जगह त्राही त्राही थी। हम दौड़कर रातों रात कुल्लू पहुंचे। कुल्लू जाने के बाद पता लगा कि अगर कोई जल्दी से कोई इंतजाम नहीं किए गए तो कुल्लू जिला में अराजकता फैल जाएगी। मैंने अपने सभी मंत्रिमंडल के सदस्य कुल्लू बुला लिए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य को भी कुल्लू बुलाया और हमने अपनी इच्छा शक्ति का इजहार किया। 48 घंटे के अंदर हमने टेम्परेरी तौर पर सड़कों को भी जोड़ा, पीने के पानी की योजनाओं को भी टेम्परेरी तौर पर दुरुस्त किया और जो बिजली गुल हो गई थी उन खंभों को भी हमने 48 घंटे के भीतर जोड़ा। पूरे देश से मुझे फोन आ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि कुल्लू जिला में 75,000 पर्यटक फंसे हुए हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे बेटा बेटी घूमने गए हैं, पता नहीं कहां है, उनका मोबाइल नहीं मिल रहा क्योंकि बैटरी नहीं थी, बिजली नहीं थी, मोबाइल चार्ज नहीं हो सका। किस हालात में है। एम्बेसी से मुझे फोन आ रहे थे। मैंने उन्हें एक आश्वासन दिया, 75,000 जितने भी टूरिस्ट है या उनकी 15,000 गाड़ियां हैं, हम सभी को सुरक्षित भिजाएंगे। इतना ही नहीं,
स्पीति में एक चंद्रताल है, वहां एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उतरने से मना कर दिया। कहा अगर हम यहां लैंडिंग करेंगे तो जो 295 पर्यटकों को बचाने की हमने बात की थी उनके साथ कोई घटना घटित हो सकती है। 75,000 पर्यटक घर बैठे हुए होम स्टेज में थे। हमने दिन रात मेहनत की, 2-2 बजे तक हमने उन पर्यटकों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए योजना बनाई। 10-10 किलोमीटर मनाली से लाइन लगी होती थी, हमने उनके खाने का भी इंतजाम किया और हिमाचल प्रदेश की जो अतिथि देवो भव संस्कृति है उसका परिचय दिया और 75,000 पर्यटकों को सुरक्षित घर पहुंचाया। 15,000 पर्यटकों की गाड़ी घर पहुंचाई। चंद्रताल में बर्फ पड़ गई, -5 डिग्री टेम्परेचर हो गया। एयरफोर्स वाले से हमने मदद मांगी। एयरफोर्स ने एक फेरा लगाने के बाद 5 बुजुर्ग पर्यटकों को उठाया और उसके बाद मुझे कहा, मैं बंजार में उनको भुंतर में उनको रिसीव करने गया कि अब हम और पर्यटकों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, अब हम वहां दोबारा नहीं जाएंगे। सरकार हमारी समस्या हमारे पास आ गई। 295 पर्यटक टेंटों में फंसे हुए थे, 4 से 6 फुट बर्फ पड़ी हुई थी, -5 डिग्री टेम्परेचर था। मैंने फैसला किया, किन्नौर के जो हमारे मंत्री जगत सिंह नेगी जी और संजय अवस्थी जी जो अर्की से थे, जेसीबी में बिठाकर 14 किलोमीटर लंबे रास्ते को खुलवाया और उन 295 पर्यटकों को सही सुरक्षित पूना, केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब जगह पहुंचाया। हम भी चाहते कि अब जब रास्ता खुलेगा तभी हम काम करेंगे। हम बहाना मार सकते थे कि बारिश है, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमारी सरकार की इच्छा शक्ति अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना चाहिए और इसकी प्रशंसा मैंने नहीं की। वर्ल्ड बैंक, मैं उनको जानता भी, उन्होंने भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। नीति आयोग भारतीय जनता पार्टी के उसके उपाध्यक्ष ने बोला, जितना तेजी से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने काम किया, ऐसी अभूतपूर्व तेजी हमने पिछले कई सालों से नहीं देखी जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने की। चिट्ठी लिखकर कहा, शांता कुमार जी ने भी चिट्ठी लिखकर कहा कि आपने बहुत तेजी से काम किया। फिर उसके बाद 15 अगस्त को फिर आपदा आई। 14 अगस्त को इतनी अत्यधिक बारिश हुई और उस बारिश में और तबाही का इतना ज्यादा मंजर था। कई परिवार सड़कों पर आ गए, कई खाते पीते परिवार सड़क पर आ गए जो एक दिन पहले अपने घर में सोए हुए थे। मैं हर जगह गया, मैं आनी भी आया, मैं सरका घाट भी गया, जहां भी होता था सुबह यहां आता था, शाम को वापिस जाता था। हर परिवार मुझसे एक आशा लगाए बैठा था। वो आशा थी कि एक हमारे जैसे परिवार का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, कुछ हमारे लिए सोचेगा। शाम को अधिकारी मुझे बैठक देख में कहते थे कि आप ये योजना नहीं ला सकते, कानून बना है, नियम बना है। मैंने कहा कि जिसका घर बार बह गया हो उसको क्या दे सकते हैं? कहते सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। पूरा इसका पूरा सामान बह गया। कई परिवार तो ऐसे थे जो उन्होंने बड़ा सुंदर अपना घर बनाया हुआ था, रात को खाना खा रहे थे, टीवी देख रहे थे, सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक पता लगा कि ऊपर से बहुत बड़ा हादसा आ रहा है। किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर गए। उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ गया। वो ये सोच भी नहीं रहे थे कि कभी ऐसा होगा। और आप देखिए, मेरे साथ प्रत्येक परिवार के पास मैं गया, 22,000 परिवार आपदा प्रभावित हो गए। 22,000 परिवार सड़कों पर आ गए हिमाचल प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी बार बार राजनीति करती रही, विधानसभा का सत्र बनाओ, लोकसभा का विधानसभा के सत्र में अब हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। हम बार बार कहते रहे, विधानसभा का सत्र बनाया, 3 दिन तक चर्चा हुई और भारतीय जनता पार्टी ने जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज की बात की थी, उस रिलीफ पैकेज में कांग्रेस की सरकार के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया। राजनीति करते रहे।
और जब आपदा प्रभावित परिवारों से खड़ा होने के लिए उन्होंने मना कर दिया, मैंने उनको स्टेज पर कहा, आप ही श्रेय ले लेना, आप मेरे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने चलिए, वित्त मंत्री से मिलने चलिए, होम मिनिस्टर से मिलने चलिए। वो नहीं गए। और देखिए, मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं देश के वित्त मंत्री से मिला। मैंने कहा कि आप लोग हिमाचल को दूसरा घर कहते हैं, हिमाचल इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का सामना कर रहा है, आप कृपया करके स्पेशल रिलीफ पैकेज दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार गुजरात के भुज में भूकंप आया, उत्तराखंड में भूकंप आया, उन्होंने स्पेशल राहत पैकेज दिया, पर हिमाचल के लिए कोई राहत पैकेज नहीं दिया। जब ये लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं तो आप इनसे पूछिए, क्यों नहीं आपके में दिल्ली की सरकार थी, आप क्यों नहीं हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े हुए? हमारे साथ क्या खड़े होने की बात थी? वो पैसा आपको देना था। यहां भी 65 घर पूरी तरह नष्ट हो गए, 600 घर आंशिक रूप से आर्नी क्षेत्र में नष्ट हो गए, कितनी पशुशालाएं उजड़ गई, कितने पशु मृत्यु की मौत हो गई। और इस आपदा में एक ही बार में इतिहास के 551 लोग हमको छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी फिर राजनीति करती रही, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ नहीं खड़ी हुई। फिर हमारी सरकार ने ठाना, कुछ भी हो जाए, हिमाचल की सबसे बड़ी आपदा के लिए हम आगे आए और हमने 4500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया। किसी भी एक बागवान का सेब, किसी भी एक बागवान का, चाहे आनी में कहीं भी सेब हो, दलास में हो, कोई सेब हमने बगीचे में सड़ने नहीं दिया। रातों रात सड़कें खुलवाने का कार्य हम करते रहे। मेरी रात के 1-1 बजे तक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी से बात होती रही, आनी का हाल क्या है, नित्थर का हाल क्या है, मैं सब जगह पूछता रहा। और मैंने बागवानों के लिए यह भी कहा कि जिसका सेब सड़ा कल्ड एप्पल होगा, उसका रेट भी मैंने 1.5 रुपया ऐतिहासिक वृद्धि की, नहीं तो पहले 50 पैसे या 20 पैसे बिकती होती। पूरा सेब मंडियों में पहुंचा। फिर आपदा प्रभावित परिवारों की बसाने की बात आई। अधिकारी कहते हम सिर्फ 1.5 लाख रुपया दे सकते हैं। कितने पंचायत प्रधान यहां आए होंगे? मैं जानता हूं 1.5 लाख से किसी का घर नहीं बनता, और बड़ी मुश्किल से एक घर हम बनाते हैं। मैंने कहा कि 1.5 लाख से किस प्रकार घर बनेगा? ठंड पड़ने लग पड़ी, लोग टेंटों में रह रहे थे। मैंने सबसे पहले तुरंत फैसला किया कि टेंटों में रहने वाले लोगों को अगर गांव में कोई मकान पर किराए पर देता है 5000 रुपया दिया जाएगा, खाना पीना गैस का सिलेंडर 31 मार्च 2024 तक दिया जाएगा, और शहरों में रहने वाले को 10,000 रुपया मिलेगा। जिस व्यक्ति ने एक घर अपना एक ईंट जोड़कर बनाया हो, पाई पाई जोड़कर अपना पक्का घर बनाता है, एक बरसात में वो घर बह जाता है, उस परिवार पर क्या बीतती होगी? बच्चे सड़कों पर आ गए। मैंने उन 22,000 आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिया, कानून बदल दिया, और 1.5 लाख रुपए से वो सहायता बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी। यहां 65 परिवारों को वो सहायता मिली। 600 घरों को जिनको 4,000 रुपया मिलता था, मैंने उसको बढ़ाकर भी 1 लाख रख दिया। ये दर्द, ये पीड़ा हमारे सीने में उन परिवारों के लिए थी जिसको कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। तुरंत प्रभाव से राहत सहायता मिलने शुरू होगी। जैसे जैसे उसका मकान बनता जाएगा, पूरे 7 लाख रुपया उसको मिलेंगे। ये सरकार की कार्यशीलता थी। उसके बाद सरकार ने और निर्णय लिए कि पटवारी के पास हमारे आम किसान जाते जाते थक जाते, कभी इंतकाल नहीं होता, कभी तकसीम नहीं होते। हमने उन कानूनों को भी बदला। 3 महीने में 1 लाख इंतकाल हुए और 7,500 के करीब आपके 7,500 के करीब तकसीमें हुई। फिर हमारा साल पूरा होने को आया, बजट की तैयारी चली। मैंने अधिकारियों से पूछा, हमने इतनी मेहनत की है, इतने चोर भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद किए हैं, आप मुझे बताइए कितना पैसा आपके पास पड़ा है?
उन्होंने कहा 2200 करोड़ रुपए का आपकी सरकार आने के बाद आपने राजस्व की उगाही की है। मैंने 6 रुपए तुरंत प्रभाव से दूध वालों के बढ़ा दिए, 32 से 38 कर दिया। मेरा मन नहीं भरा, हमारा मन नहीं भरा। बजट रखा, बजट में मैंने कहा कि मैं किसान और बागबान के हाथ में पैसा देना चाहता हूं। किसी ने सोचा भी नहीं कि किसान, मैं खुद किसान परिवार से आता हूं, मेरी माताजी आज भी खेती करते हैं, हम किसान परिवार से आते, किसान के दर्द को जानते हैं। और मैंने कहा कि किसान और आम आदमी के हाथ में कैसा पैसा पहुंचे। हमने बजट प्रस्तुत किया। उस बजट में हमने किसानों के लिए सबसे पहले गाय पालक के दूध का रेट 45 रुपए प्रति लीटर किया, ये हमने किया। यहां 45 रुपए में रुकने वाला नहीं हूं। हर किसान के हाथ आने वाले समय में ये दूध का रेट और आगे बढ़ेगा ताकि आपके हाथ में पैसा आए, आपकी समृद्धि हो। भैंस के दूध का रेट 55 रुपए किया। अब जब गाय पाली है तो गोबर तो घर में आएगा ही। अब क्या किया कि हमने बोला जब गोबर आएगा तो इन किस तरह किसान को और पैसा मिले। हमने कहा गोबर से जो कणक ही बोलते कि गेहूं बोलते, गोबर से जो कणक पैदा करेगा उसको 40 रुपए किलो उस कणक को सरकार खरीदेगी और मक्की को 30 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, पर उसमें यूरिया का प्रयोग नहीं करना। ये हमने अभी ये योजना लाई। अभी तो ये शुरुआत है, 15 महीने की सरकार का कार्यकाल है। मनरेगा में कई भाई बहन हमारे दिहाड़ी करते थे। कभी मनरेगा के मजदूर थोड़ी आए कि हमारी दिहाड़ी बढ़ा दो। हमने एक ही वर्ष में 60 रुपए मनरेगा की दिहाड़ी बढ़ाई, 240 से 300 रुपए किया। 240 रुपए से 300 रुपए किया। पहले बजट में मैंने उन बच्चों के लिए योजना लाई जो बच्चे अपनी मां को खो चुके हैं, अपने बाप को खो चुके हैं। दिल में एक आशा होती है, एक भाव होता है कि अब हमारी देखभाल कौन करेगा। किसी ने नहीं सोचा। मैं मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उस बालिका आश्रम में गया, बेटियों के हॉस्टल में गया, उनके रहने के तरीके को देखा। वो मेरी तरफ सिर्फ देख रही थी, बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि आत्मविश्वास की उन बच्चों में कमी थी। मैंने उसी समय ठान लिया, जो बेटा अपनी मां को खो चुका है, बाप को खो चुका है, उसके अंदर की दिल की पीड़ा क्या है, मैंने उसको समझा। अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप एक ऐसा हिंदुस्तान का पहला कानून बनाइए। अधिकारी कहते हैं कि नियम बना देते, मैंने कहा नहीं, इन्हें कानूनी अधिकार दीजिए। और मुख्यमंत्री सुख आश्रय के नाम से एक कानून बना। क्या कानून है? जो बच्चा अपनी माँ और बाप को पैदा होने के बाद खो देगा, उसका सरकार 27 साल तक, पूरे 27 साल तक उसका ख्याल रखेगी। ख्याल ऐसे नहीं कि अनाथ आश्रम में भेज दिया। अगर बेटा या बेटी 1 साल की है तो उसके लिए एक नर्स रखी जाएगी। उस नर्स पूरा उसके माँ की तरह ख्याल रखेगी। और जब 5 साल का है, हर महीने उसके अकाउंट में 2500 रुपया जाएगा। उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। और 18 साल की उम्र के बाद अगर वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोचिंग लेना चाहते हैं, पूरा पैसा सरकार देगी। जिस तरह हमारा बच्चा +2 के बाद कॉलेज आता है, नीट की तैयारी के लिए कोचिंग लेता है, ये सारे खर्चे अपने बच्चे की तरह सरकार देगी। 75,000 से 1 लाख रुपया कोचिंग का अनाथ बच्चों के लिए सरकार देगी। और अगर वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसकी फीस 1 लाख रुपया होती है मेडिकल कॉलेज की, वो भी देगी। अगर 50,000 रुपया हॉस्टल का खर्चा, वो भी सरकार देगी। कपड़े पहनने के लिए, गर्मी के लिए वो भी सरकार देगी, सर्दी के लिए भी कपड़े सरकार देगी। इसके अलावा हम अपने बच्चे को जब आता है ना, महीने का कॉलेज आ रहा हो, तो पॉकेट मनी दे देते, कभी 200 रुपया दे देता माता जी से। बच्चे तो ठग लेते हैं, कभी पिताजी से 100 ले लिया, तो माता जी से 200 ले लिया। हमने कहा हर एक बच्चा जो अपनी माँ को खो चुका, बाप को खो चुका है, उसको 4000 रुपया प्रत्येक बच्चे को महीने का मिलेगा। शादी करने के लिए 2 लाख रुपया मिलेगा, मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपया मिलेगा। 27 साल तक सरकार उनका ख्याल रखेगी।
ये पहले बजट की योजना है जो कि लागू हो चुकी है। आपके क्षेत्र में कोई ऐसा बच्चा है, वेलफेयर के ऑफिस में जाकर वो अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। हम उन पर दया नहीं कर रहे, वो उनका अधिकार है। दूसरा, हमने दूसरे बजट में हमने क्या किया, मैंने पाया कि कई बहनें हमारी बहुत जल्दी उम्र में विधवा हो जाती हैं, उनके बच्चे होते हैं। जब कमाने वाला सहारा छूट जाए तो वो देखती रहती है। इस बजट में हमने 1,15,000 विधवा महिलाओं के लिए उनके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्च, उनके रहने के हॉस्टल का पूरी पढ़ाई का खर्च हिमाचल प्रदेश की सरकार लाएगी। ये इस बजट में हम दूसरे बजट में रखेंगे। जो गरीब महिला होगी, विडो होगी या मनरेगा में काम कर रही होगी, उसको हमने 3 लाख रुपया मकान का देने का वादा किया है, जो कि बजट पास हो चुका है। फिर मैंने उनसे पूछा कि और कितने पैसे बचे हैं। वो कहते कि चुनावों के बाद 2026 में आपने घोषणा करनी। मैंने क्यों? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों से 9 महीने पहले पीएससी दे दी, आपका हाई स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो नोटिफिकेशन हुई, टीचरों की नियुक्ति नहीं हुई, डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हुई, घोषणा ही कर दी। मैंने कहा नहीं, ये आम जनता का धन है, ये जितने साल हो चाहे इसको चुनावी समझो, ये चुनाव से संबंधित नहीं है, ये लोगों का पैसा लोगों में बांटना है। फिर हमने 70 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग बैठे हैं उनके लिए योजना लाई। अब 70 साल का बुजुर्ग अपने बेटे से मांगते भी हिचकिचाता है। हमने कहा 70 साल से ऊपर हिमाचल प्रदेश के जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी बीमारी का खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी और उसके इलाज का पूरा खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाएगी। ये योजनाएं दूसरे बजट में है। फिर हमने पूछा कि अब कैसे पैसा बचा है। कहा आपके पास अभी और पैसा बचा। हमने बजट प्रस्तुत 17 फरवरी को किया, 27 को पास होना था। 27 फरवरी को क्या हुआ? राज्यसभा का चुनाव हुआ। 6 बिके हुए कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी को वोट डाल दिया और बड़ी छाती तानकर वोट दिखाकर डालकर भाग गए। भागना क्यों था? जब चोरी की थी तो डरना क्या कर चोरी की हुई है। और दिखाने के बाद हमने कहा कि इन्होंने वोट क्यों डाला। कहते कि हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं। अगर इनकी विधानसभा की उसी बजट की स्पीचें देखी जाए जो 17 फरवरी 2024 को रखा गया, तो कई विधायक तो ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास रच दिया, बहुत अच्छा काम किया, बुजुर्गों को 70 साल से ऊपर मुफ्त की योजना दी, महिलाओं को सम्मान दिया। ये बातें कर रहे हैं। और ऐसा क्या हुआ कि 26 की रात को हमारे साथ खाना खा रहे हैं। वोट नहीं डालते तो भी नाराजगी जाहिर की जा सकती थी। वोट डाला गया, डलवाया गया उनसे। अगर नाराज होते तो 6 के 6 एब्सेंट भी तो रह सकते थे। हमने तहकीकात की और अगले दिन ये 28 तारीख को फिर विधानसभा आ गए। मैं खुश हो गया क्योंकि 28 तारीख को बजट पास होना है। आया जी, विधानसभा के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़कर अनाडेल पहुंच गया। 1 नहीं 2 नहीं, एन पुलिस की गाड़ियां आई, सीआरपीएफ के जवान उसमें आए और राजीव बिंदल जी जो है भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है, उन्होंने विधानसभा का गेट ही तोड़ दिया। इतना गुस्सा या इतना डर, हमने फिर भी उनको बड़े प्यार से रखा। हमारे सब पार्लियामेंट मिनिस्टर ने बात की कि आप अब बजट पास होना है, मुख्यमंत्री जी ने रिप्लाई देना है, आप इस बजट को पास होने में हमारा सहयोग दीजिए। बात चल रही थी, एक अटेंडेंस रजिस्टर्ड होता, उसमें अटेंडेंस लगी। अटेंडेंस लगने के बाद मैंने कहा 2 बजे के बाद मैं बजट प्रस्तुत करूंगा। उतने में टीवी में चल पड़ा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है और मैं तैयारी कर रहा। पूरे हिमाचल से फोन आ रहे पर मेरा फोन तो बंद है, वहां जैमर थे लगे। जब मेरे को जयराम ठाकुर जी अंदर विधानसभा के सभागार में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, मैं अपने चैम्बर में
मैं उठकर बाहर था तो बाहर सारे प्रेस वाले पूछे, आपने इस्तीफा दे दिया? मैंने बोला मैंने क्यों इस्तीफा देना, भी 40 साल कांग्रेस में रगड़ रगड़ कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाऊं, इतनी जल्दी थोड़ी इस्तीफा देने वाला, इतनी जल्दी इस्तीफा नहीं देने वाला। मैंने कहा सवाल कुर्सी का नहीं है, सवाल सिद्धांतों का है। जो भारतीय जनता पार्टी जनता के वोट से सत्ता प्राप्त नहीं कर सकी, वो नोट के दम से मुख्यमंत्री की कुर्सी को हथियाना चाहते हैं। ऑपरेशन लोटस का नाम देकर वो हमारी कुर्सी को खरीदना चाहते हैं। इसलिए मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं एक योद्धा हूं और जो चुनौती मेरे सामने आई है उसका मैं युद्ध की तरह सामना करूंगा। और जयराम जी अंदर कह रहे हैं भगवान भी नहीं इनको बचा सकता, वो भगवान से भी बड़े हो गए। हमको उसी भगवान ने बचाया जिस भगवान के आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना। फिर क्या हुआ, ये मैं सत्य इसलिए रखना चाहता हूं। फिर हमने बोला कि विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, अब वो 6 डिस्क्वालीफाई हो गए, अपने घर आ जाएंगे, अपने घर आ जाएंगे, भी परिवार वालों से मिल लेंगे। अब वो कांग्रेस के तो एमएलए रहे नहीं। 1 महीना हिमाचल की सीमा के बाहर रहे, कभी गए पंचकुला के ललित होटल में, उन्होंने शुरू में सोचा बड़ा अच्छा लग रहा है, फिर चले गए हरिद्वार पाप धोने के लिए, फिर चले गए वहां ऋषिकेश योगा कर रहे हैं। अरे भी काहे की योगा कर रहे, खेतों में आ गए, काम करो ना, अपने आप योगा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कहां गए, फिर वहां गए ललित होटल में। हमने 1 महीना वो हिमाचल से बाहर क्यों रहे, पता लगा कि बीजेपी वाले जिन्होंने इनको खरीदा था किस्त देने में देरी हो रही है। जब पूरी किस्त मिल गई तब बड़े फखर से कहा, जब डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पीकर ने तो बिल्कुल सही फैसला किया, तब सड़कों में आ गए, फटाफट के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में, और वहां पटका हाथ का उतार कर फूल का डाल लिया और बोला कि इन 6 को टिकट भी दे दिया। जो व्यक्ति अपना ईमान बेच दे, जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव पर जीत कर विधायक बना और राजनीतिक मंडी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खरीदा गया हो, क्या ऐसी पार्टी को आप लोग वोट देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए अगर आप सच्चे हैं, दोनों हाथ खड़ा करके दिखाइए। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, पैसे की संस्कृति हिमाचल प्रदेश की नहीं है, हिमाचल देवी देवताओं का भूमि है। यह सरकार को जनता बदल देती है 5 साल में, अगर 5 साल हम अच्छा काम नहीं करेंगे हमें भी जनता बदल देगी। लेकिन जब जनता ने हमें 5 साल चुनने का मौका दिया है, भारतीय जनता पार्टी जनता की भावनाओं को खींचने की जो कोशिश कर रही है, इस प्रकार की राजनीति को हिमाचल की जनता कभी पसंद नहीं करेगी। मैं आज आपके बीच में इसलिए आया हूं, इन्होंने हमारी एक राज्यसभा की सीट चुराई है। आप लोग जहां भी हिमाचल प्रदेश में आपके रिश्तेदार हैं, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है। सच से झूठ बार बार टकराता है, बार बार झूठ बोलने वाला सच से टकराता है, अंत में जीत सच की होती है। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है, मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचाने की नहीं है। मुख्यमंत्री तो 40 साल से 20 साल से एमएलए है, उसको कोई नहीं है, लेकिन यह लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। और लोकतंत्र को कोई बचा सकता है, सरकारें नहीं बचा सकती, जनता बचा सकती है। क्योंकि ये जनता को जो वोट का अधिकार मिला है, ये 75 साल जब संविधान लिखा गया अंबेडकर जी के द्वारा, तब ये अधिकार मिला। 600 साल पहले आपको कोई वोट का अधिकार नहीं था। आपको इस वोट की रक्षा के लिए आपने हमारे जो प्रत्याशी विक्रमादित्य जी की मदद करनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद हुआ, मैंने फिर अधिकारियों की बैठक ली, 800 करोड़ रुपए बचे। हिमाचल प्रदेश में हमने कहा 18 साल से ऊपर की जो भी हमारी बहन है, जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस रहेगा, हमारी सरकार 1 अप्रैल 2024 से उनको 1500 रुपया प्रति माह देगी। लाहौल स्पीति जिला में पूरी महिलाओं को मिलना शुरू हो गया। 2,37,000 महिलाएं जो 1100 रुपया जिनको मिल रहा था, उनको 1500 मिलना शुरू हो गया। और हमने कहा है, दावे के साथ मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी कर्मचारियों का और सरकार का 9,000 करोड़ का अंशदान रुकवाया। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के पास जाकर महिलाओं का अधिकार चुराया है, महिलाओं की सम्मान निधि को रोका है। ऐसी सरकार को माफ नहीं करना। माफ नहीं करोगे कि करोगे? हाथ खड़ा करके बताइए, नहीं करेंगे ना? याद रहेगा, याद रहेगा सबको, हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं यही कहना चाहता हूं, आप अभी सत्ता का दुरुपयोग करके 1 महीने के 1500 रुपए रुकवा सकते हो। जून में मेरी बहनें, मेरी छोटी बेटियां जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर, उनको 3,000 रुपया मिलेगा। जिस तरह आपदा में विक्रमादित्य सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की सड़कों को खुलवाने का दायित्व मिला है, ऐसे युवा नेता बहुत कम होते हैं जो मन में पीड़ा लेकर सेवा भाव से राजनीति करते हैं। कंगना जी आई, अच्छी है, हिमाचल की बेटी है, संघर्ष किया, बहुत अच्छी बात है। आपने फिल्मी दुनिया में बहुत संघर्ष किया, एक मुकाम प्राप्त किया, लेकिन राजनीतिक दुनिया में आपको जो डायरेक्टर साहब मिले हैं वो कोई सफल डायरेक्टर नहीं है। वो 5 साल पहले बीजेपी की पूरी फिल्म का डायरेक्शन कर चुके हैं और बीजेपी 5 साल बाद जब उनकी फिल्म की पूरी हुई तो 25 सीटों पर आ गई। अब उन्होंने देखा, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ना था। आंतरिक सूचना मिली कि विक्रमादित्य जी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बोला, विक्रमादित्य जी यंग है, काम करने वाले हैं, आपदा में बहुत अच्छा काम किया है, जीत तो नहीं पाऊंगा तो किसी को, सेलिब्रिटी को ले आए। अब लगे हुए, कंगना जी ने भी उनसे बात की, मुंबई में मुलाकात हुई होगी मुझे लगता है। उसमें कहा कि आपको आना नहीं है, आप ये सोचिए कि ये 40 दिन की शूटिंग की लोकेशन पे है। 40 दिन बाद आपने इस लोकेशन के बाद चले जाना है। जयराम ठाकुर जी ने बोला, लोकेशन भी मैं तय करूंगा, डायलॉग भी मैं ही लिखूंगा और कहानी भी मैं ही लिखूंगा। फ्लॉप कहानी लिख दी, फ्लॉप डायरेक्शन लिख दी और सुपर हीरोइन वो फिल्मी इंडस्ट्री की। और उन्होंने देखा, लोकेशनें तय कर दी, कट शॉट सबको हो गया। अब जितनी मर्जी भी बेस्ट हीरोइन क्यों ना हो, कितनी मर्जी भी बेस्ट स्टोरी क्यों ना हो, लेकिन अगर डायरेक्टर फ्लॉप है तो वो फिल्म चलती नहीं है। क्या होती है? फ्लॉप होती है। यहाँ डायरेक्टर भी अच्छे हैं, 15 महीने में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, जनता की अदालत में है, और हमारे हीरो भी टॉप के हैं। जब हमारा हीरो टॉप के है, कई लोग तो अब इनसे थोड़े दिनों बाद संपर्क करेंगे कि आप हमारी मूवी के फिल्मी स्थान में भी हीरो बनना है। मैंने कहा वहां नहीं भागना आपने। इन्होंने कहा ना, मेरे को तो कहते देखो, अब कोई स्मार्ट हो ना तो उसको बोल सकते हो, ऑफर दे सकते हैं। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा मैं राजनीतिक जीवन में, राजनीति में सेवा भाव रखकर राजनीति कर रहा हूं। सेवा भाव को मैं टॉप हीरो बनना चाहता हूं। ये दर्द, ये पीड़ा विक्रमादित्य जी के मन में है। तो 1 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे, हाथ खड़ा करिए, अधिक से अधिक संख्या में वोट डालेंगे। सीटियां युवा लोग थोड़ी कम बजा रहे हैं।
मैं आपको वादा करता हूं, 3.5 साल हमारी सरकार है। हमारी सरकार गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, आम व्यक्ति तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करने पड़ेंगे और आप महसूस करेंगे 2027 तक हम हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। जो पैसा हमने आपको दिया वो आपका पैसा है। जो पैसा हमने आपको दिया आपका पैसा है। दूध का अगर हमने रेट बनाया आपका पैसा है। सरकारी कर्मचारियों को डीए की किस्त दी आपका पैसा है। बेचारे पुलिसकर्मी डाइट मनी मिलती थी 210 रुपया, अधिकारी आके कैसे बोलते कि 400 कर देते हैं, दुगना कर देते हैं। मैंने पूछा, मेरे साथ सिक्योरिटी, पहले मैं सिक्योरिटी नहीं रखता था, पीएसओ भी नहीं रखता था, पर जब से मुख्यमंत्री बने तो हरे भरे सब कैमरे लगे होते हैं, सिक्योरिटी लगी होती है। मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 400-500 रुपया मिल जाए। मैंने उनका भी डाइट मनी जो हमारी सुरक्षा में लगे होते हैं 210 से बढ़ाकर 1000 रुपया की। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर, लंबड़दार, सबका हमने धन बढ़ाया। नहीं तो ये धन क्या होता था, लास्ट के चौथे साल में मिलता था। आने वाले समय में हमारी योजनाएं आप तक पहुंचेगी। विश्वास कीजिए, हिमाचल प्रदेश को समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाना ही हमारा ध्येय है। हिमाचल को लूटना हमारा ध्येय नहीं है। हिमाचल की जो लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको लूट के चोर दरवाजों को बंद करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से विक्रमादित्य जी के लिए जोर से ताली। सीडिया, धन्यवाद। धन्यवाद सीएम साहब।